दोस्तों, फंड कहाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फंड किस कॉस्ट पे आपके पास आ रहा है, वो फंड किस कंडीशंस के साथ आपके पास आ रहा है। और यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए जानना और भी जरूरी हो जाता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपका कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा है तो आपका प्रोडक्ट महंगा होगा और मार्केट में कंपटीशन में आप पिछड़ जाएंगे, या फिर इस तरह के कंडीशंस होगा जो आपके कैश फ्लो को खराब कर देगा और इस तरह आपका बिजनेस का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ आने लगेगा। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज का ये वीडियो मेरे एमएसएमई मित्रों के लिए, बिजनेस के दोस्तों के लिए और साथ ही साथ जो बिजनेस मैन को लोन दिलाने में असिस्ट करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वे बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं उसके शुरुआत में एक उदाहरण से करना चाहता हूं। मान लेता हूं कि मिस्टर राम कुमार है, एक बिजनेसमैन है जो टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और लोकल मार्केट में माल सप्लाई करते हैं। उन्हें किसी तरह से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल गया। 1 लाख टी शर्ट का ऑर्डर उन्हें अमेरिका से मिल गया। उनका बायर अमेरिका में बैठा है, मिस्टर जॉन। अब जैसे ही ऑर्डर मिला मिस्टर राम खुश हो गए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक चिंता भी हो गई कि फंड कहाँ से लाऊं ताकि इस पूरे माल को बना करके समय से मैं वहां पे शिप कर सकूं। तो उन्हें लगा कि क्यों नहीं हम जैसे लोकल मार्केट में अपने बायर से एडवांस लेते हैं ऑर्डर के अगेंस्ट में, क्यों नहीं मैं मिस्टर जॉन से बात करूं और उससे एडवांस की बात करूं। जब उन्होंने मिस्टर जॉन से बात किया कि सर इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कुछ पैसे हमें एडवांस करिए, मिस्टर जॉन का जवाब आया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इंडिया में बैठे हैं, मैं यूएसए में हूं, मैं कैसे आप पे ट्रस्ट करूं कि मैं एडवांस दे दूंगा तो माल आप बना के भेजेंगे मुझे। मिस्टर राम को ये बात लॉजिकल लगा। उन्हें लगा अरे ये भी तो ठीक है, लेकिन लगे हाथ राम ने भी कहा कि भाई मैं कैसे आपको माल दूं। मैं अगर माल बना लिया और आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, या मैंने माल भेज दिया आपको और आपने पेमेंट ही नहीं दिया हमको, तो मिस्टर जॉन ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको एलसी इशू करता हूँ। दोस्तों, मैं एलसी की बात किसी और वीडियो में करूंगा कि इसका क्या काम है और किस तरह से ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो, एलसी की बात हो गई। मिस्टर राम को उन्होंने, जॉन ने कहा कि जैसे आपका माल मेरे पास आ जाएगा आपके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा। मिस्टर राम मान गए। अब क्या होगा, फिर फंड की जुगाड़ में लग गए। ऑप्शंस क्या है, या तो ऑर्डर को बनाएं फंड कहीं से अरेंज करके, या ऑर्डर को छोड़ दें। तो उन्होंने सोचा कि चलो किसी लाला जी से कुछ उधार ले लेते हैं। पता लगा कि लाला जी के जो अमाउंट मिलेगा, फंड मिलेगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही हायर होगा और इससे उनका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। शायद उनको प्रॉफिट ना मात्र हो या ना भी हो, लॉस हो जाए। तो कोई लोन असिस्ट करने वाला मिला, उसने कहा कि चलो सर आपको मैं 4 दिन के अंदर में बिजनेस लोन दे देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन फिर सोचा उन्होंने कि भाई बिजनेस लोन अगर लेता हूँ ये भी 18-19% से शुरू होगा, साथ ही साथ इसकी ईएमआई मोटी होगी क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का लोन होता है। अब क्या होगा, उन्हें याद आया कि अरे मेरे पास एक लिमिट तो है, ओडीसीसी लिमिट, जो मैं यूज करता हूँ, क्यों नहीं उसी को यूज कर लेता हूँ। हालांकि उनको लगा कि इससे सस्ता है, ये 10% के आसपास का होगा, इसको यूज कर लेता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी कदम उनके लिए गलत है। कारण क्या है कि उन्हें पता ही नहीं है कि एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट इतनी तरजीह देती है। एक्सपोर्ट जितना ज्यादा होता है देश की इकोनॉमी उतनी अच्छी मानी जाती है और यही कारण है कि गवर्नमेंट, आरबीआई, ये कहना चाहती है कि किसी भी तरह से एक्सपोर्टर को सहायता किया जाए। ऑर्डर बेकार नहीं जाना चाहिए। कोई भी ऑर्डर पैसे के बगैर, यानी पैसे के अभाव में बेकार नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आरबीआई ने बैंकों को प्रोडक्ट की बात की और वो प्रोडक्ट है प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग प्रोडक्ट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग प्रोडक्ट। यानी यहां क्या होता है, अब प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग प्रोडक्ट क्या होता है। प्री शिपमेंट मतलब शिपमेंट से पहले, यानी कि आपको ऑर्डर मिला, मिस्टर राम को ऑर्डर मिला और राम को उस ऑर्डर को बनाने में जो उनके रॉ मटेरियल्स के लिए पैसे लगेंगे
लेबर के लिए लेगा, पैकेजिंग के लिए लेगा, लॉजिस्टिक के लिए लेगा, उन सब पैसों के लिए फाइनेंस की बात को प्री शिपमेंट फाइनेंस में रखा गया। पैकिंग क्रेडिट लिमिट की बात की गई कि भाई जो कुछ आपको ऑर्डर मिला है उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट आपको फंड प्रोवाइड कर देगी, ताकि आप, मतलब गवर्नमेंट क्या, बैंक, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या पीएसयू बैंक हो, प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने माल को बना लें। कंडीशंस क्या क्या है उसके? कंडीशंस ये है कि आपको ऑर्डर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने पैसे तो ले लिए, बस आपके पास ऑर्डर ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले ऑर्डर दिखाना पड़ेगा, कंफर्म ऑर्डर चाहिए, एलसी डिटेल्स चाहिए, या नहीं तो कम से कम मेल चाहिए जो कंफर्मेशन मेल हो, जिसमें कि प्रोडक्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी, बायर्स, सबका डिटेल हो। उसकी बेसिस पे बैंक प्रोसेस करेगी लोन के लिए। मिस्टर राम अब समझ गया है कि उनको कहाँ से पैसा मिलेगा। वो जाएंगे बैंक और इन सब जो प्रोसेस का जो उनका कंडीशंस है उसको फुलफिल करते हैं, फॉलो करते हैं प्रोसेस को, और उन्हें बैंक लोन देती है उनके उस ऑर्डर के अगेंस्ट में। उसके लिए कोलेक्टर लेगी, जो हम बाद में बात करें क्या कंडीशंस होते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। बट पैसा उनको मिल गया, यानी वो सारे खर्चे उससे मीट कर सकते हैं जो उनको ऑर्डर के बाद माल बनाकर शिप तक पहुंचाने का खर्चा है। और इस तरह से उन्होंने बड़े आसानी से उस फंड को यूज करके अपने माल को सप्लाई कर दिया बना के। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो ओडीसीसी लिमिट से भी कर सकते थे। यही एक बड़ी बात है यहाँ पे। ओडीसीसी लिमिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका रेपो रेट प्लस जो मार्जिन होता है बैंक का, यहाँ भी इंटरेस्ट तो वही लगता है, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट तरजीह देती है, आरबीआई तरजीह देती है, तो उसने उस पर सब्सिडी रखी है, डिस्काउंट रखा है, 3 से 4% का डिस्काउंट आया जाता है। यानी अगर आपने 9.5 का या 10% का रेट आपको मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं जाकर के वो आपको 6% का रेट पड़ेगा। यानी आपको 3 से 4% का सस्ता लोन मिल गया। आपने अगर ओडीसीसी लिमिट यूज किया होता तो 3-4% महंगा आप अपने फंड को आपने उसमें लगाया होता, जबकि आपके पास अवेलेबल है इस तरह के फंड। तो ये है प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग प्रोडक्ट, पैकिंग क्रेडिट लिमिट। इसके लिए टेन्योर की अगर बात करें तो 180 दिन का नॉर्मल टेन्योर होता है। 150 दिन के बाद, 150 डेज के बाद आपको इसको पेमेंट करने के लिए बैंक आपको कहता है। लेकिन किसी खास स्थिति में, किसी खास अमाउंट पे या बैंक के अपने जो कंफर्ट है उसके बेसिस पे हो सकता है कि ये जो 180 दिन से 360 दिन का भी आपको टेंडर मिल जाए। कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन तो ये एलिजिबिलिटी आपकी है कि आपको बाकी ड्यू डिलिजेंस तो आपका होगा ही कि आप कब से बिजनेस करते हैं, आपका बैलेंस शीट कैसा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके पास ऑर्डर है और कंफर्म ऑर्डर है, उसके सारे पेपर्स। और साथ ही साथ ये कि जब आपका ये माल वहां जाएगा और वहां से पैसा आएगा तो उस पैसे से आप इसको चुका देंगे। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, बार बार आपको ऑर्डर मिलता है, तो आपके लिए रिवॉल्विंग पैकिंग क्रेडिट भी आपके लिए अवेलेबल है कि बार बार आपको ऑर्डर मिलता है तो आपको बार बार बैंक में जाकर के रिवॉल्विंग आपको मिला हुआ है, आप उसको यूज कर रहे हैं। यानी आप इस लोन को रीपे करेंगे तो उसी पैसे से। आरबीआई इसको बड़ी मॉनिटर करती है कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा है कितने का था, कितना पैसा वहां से आया है। तो आप ऐसा नहीं है कि इस पैसे को कहीं और यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज नहीं कर सकते। आपको इस पैसे का यूज एक्सपोर्ट में ही करना होगा, और आप इस पैसे को रीपे जो बैंक को करेंगे तो उसी जो पैसा आपको फॉरेन से आ रहा है, अब्रॉड से, यूएसए से जो डॉलर आया, उसमें आप उसको पे ऑफ करेंगे। अब इसमें भी दो तरह की बातें आती हैं, एक ईपीसी मतलब एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, और दूसरा होता है पीसीएफसी यानी पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। यानी आप अगर अपने बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ईपीसी चाहिए, तो ईपीसी का मतलब हुआ कि बैंक आपको इंडियन करेंसी में आपको लोन देगी। इंडियन करेंसी में लोन मिला आपके पास में, आपने उस लोन को यूज किया, क्योंकि आप यहाँ पे माल खरीद रहे हैं, लोकल में माल खरीद रहे हैं, वहाँ इंडियन करेंसी चाहिए आपको, आपने उसको यूज किया।
और जब पैसा आपके पास आया, वो पैसा तो फॉरेन करेंसी में आएगा। अगर मिस्टर राम ने टी शर्ट भेजा है तो वो डॉलर में पैसा आएगा, डॉलर कन्वर्ट होगा इंडियन करेंसी में, यानी कन्वर्जन चार्ज लगेगा और रीपे होगा लोन ये बैंक का। सेम वे में पीसीएफसी के लिए आप बैंक को कहते हैं कि मुझे ये लोन फॉरेन करेंसी में चाहिए। फॉरेन करेंसी में लोन का मतलब है कि आपको बैंक लोन देगा फॉरेन करेंसी में, अगेन वो लोन कन्वर्ट हो जाएगा इंडियन करेंसी में, वहां आपको कन्वर्सन चार्ज पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब पैसा आएगा आपके बैंक की तरफ से, वो भी आपको डॉलर में आएगा, फॉरेन करेंसी में आएगा, फिर कन्वर्ट होगा इंडियन करेंसी में और रीपे होगा। यानी यहाँ पे 2 बार आपको कन्वर्जन चार्ज पे करना होता है। तो आप कहें कि भाई तो ईपीसी की जगह पीसीएफसी लोग क्यों लेना चाहते हैं? तो पीसीएफसी लेने का एक फायदा ये होता है कि अगर आपका माल कहीं बाहर से लेना है और बाहर के देशों में आपको भी पे ऑफ करना है, वो फॉरेन करेंसी में करना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और दूसरी बात, वो जो लोन मिलता है लाइबर प्लस मार्जिन या सोफर SOFR प्लस मार्जिन आजकल मिलने लगा है, और लाइबर या सोफर का रेट सस्ता होता है, तो कहीं जाकर के जो आपने ईपीसी लिया था उसके अगेंस्ट में वो पैसा वहां आपको सस्ता मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे एक है कि आपको 2 बार कन्वर्जन चार्ज पे करना पड़ता है, और साथ ही साथ जो डिस्काउंट ईपीसी मिल रहा था गवर्नमेंट के साइड से, जो आप इंडियन करेंसी में ले रहे थे, तो वहां पे जो आपको सब्सिडीज मिल रही थी वो सब्सिडीज यहाँ पे नहीं मिलती है। यानी मिला जुला के ईपीसी और पीसीएफसी लगभग एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आके पड़ता है। वो आपको देखना होता है, एक बिजनेसमैन को देखना है, मिस्टर राम को देखना होगा कि किस करेंसी में उस पैसे को लेते हैं। और इस फंड की सबसे अच्छी बात है कि सेल्फ लिक्विडेशन फंड है, यानी बैंक को इसमें रिस्क कम होता है। हालांकि फिर भी बैंक को रिटर्न लेते हैं, आपका ड्यू डिलिजेंस करते हैं, बट रिस्क कम है क्योंकि माल वहां पे गया है, वहां से पैसा आएगा और आपका रीपे हो जाएगा। दूसरा, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तीसरा, वर्किंग कैपिटल का सबसे अच्छा साधन है ये। तो ये एक्सपोर्टर के लिए, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उनको बाकी जगह से फंड लेने के बजाय उन्हें प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट की बात करनी चाहिए।